नमस्कार। तीसरी बार एनडीए सरकार इस विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। दो विशेषज्ञ मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव तिवारी शिक्षाविद हैं और राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। आपका स्वागत है। अजय सेतिया जी जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, कल हम लोग देख रहे थे कि जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, थोड़ा सा लो फील कर रहे थे। प्रधानमंत्री का पदार्पण होता है, उनकी एंट्री होती है, वो हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और हेडक्वार्टर में स्पीच में अपने उद्बोधन में जिन बिंदुओं का जिक्र करते हैं, उसके बाद लगता है कि जो बीजेपी के वर्कर और बीजेपी के वोटर्स के भाव थोड़े से डाउन थे, थोड़े से लो थे, उसमें बदलाव आ गया, वो थोड़े से ब्राइट हो गए हैं। क्या ये बात सही है? देखिए, ये तो सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी का मोटिवेशन में कोई जवाब नहीं और वो उसमें सफल रहे। लेकिन ये बात भी सही है काफ़ी हद तक कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पिछली दो बार में अपने आप वे बहुमत में आए थे और इस बार बहुमत उनको हासिल नहीं हुआ। डिपेंडेंट हैं सहयोगी दलों पर, तो स्वाभाविक है पूरे देश में, बल्कि भाजपा के हेडक्वार्टर पे जो लोग मौजूद थे वो तो दिल्ली के ही लोग थे, वह ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही एक निराशा का वातावरण तो भाजपा कार्यकर्ताओं में होगा ही। और 62-63 सीटें घटना कोई छोटी बात नहीं है। तो अगर मान लो कि पिछली बार सीटें जो हैं 200, जैसे 282 आई सी 2014 में, अगर 62 घट गई होती तो क्या स्थिति होती। तो स्वाभाविक है निराशा का भाव तो भाजपा में है ही। संजीव जी कंपैरिजन कर रहे हैं 2019 के बीजेपी के और एनडीए के अपने प्रदर्शन से, लेकिन अगर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए भारतीय संसदीय प्रणाली का, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का और भारतीय जो चुनाव प्रक्रिया है उसका, तो 1962 के बाद पहला ऐसा दल, पहला ऐसा गठबंधन जो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है, अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है। पहला ऐसा नेतृत्व आप इसको कहिए जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, ऐसे प्रधानमंत्री, यह दूसरी बार ही इतिहास में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दूसरी बार हुआ है, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल था वो वैसा कार्यकाल था जब कांग्रेस को देश को स्वतंत्र कराने वाली पार्टी के रूप में देखा जाता था। कोई विपक्ष इस प्रकार का मौजूद नहीं था और इस प्रकार की चुनौतियां नहीं थी। जहाँ तक जातीय समीकरणों का सवाल है, इस प्रकार के जातीय समीकरण उस समय देश में नहीं थे और वोटिंग परसेंटेज भी जितना आज हो रहा है उसके मुकाबले कहीं नहीं था। महिलाओं का मत प्रतिशत भी इसके बराबर नहीं था। अर्थात उस समय से परिस्थितियां परिवर्तित हुई हैं, बदली हैं। सोशल मीडिया भी नहीं था और विदेश से होने वाले अलग अलग प्रकार के हस्तक्षेप भी उस प्रकार के नहीं थे और चुनाव आयोग के ऊपर लगाए जाने वाले अंकुश भी उस प्रकार के उस समय विद्यमान नहीं थे। बदली हुई परिस्थितियों में किसी भी सरकार को लगातार तीसरी बार, मैं कहूँगा, गठबंधन को अपने बल पर बहुमत दिलाना, यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का ही कमाल है और यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जी हाँ, और हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और संबोधित करते हुए जीत के लिए कार्यकर्ताओं और देशवासियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल में देश के बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। साथियों, पिछले 10 साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। ये हम में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला। आजादी के 70 साल बाद 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिले। देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन की सुविधा मिली। करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली।
राष्ट्र प्रथम की इसी भावना की वजह से जम्मू कश्मीर से 370 हटी। जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म हुए, बैंकिंग रिफॉर्म हुए। हमने राष्ट्रहित को हमेशा सबसे आगे रखा। आप याद करिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा बीजेपी हेडक्वार्टर में, उस पर रिएक्शन लूंगा मैं अजय सेतिया जी का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चुनाव के बाद जो परिणाम आता है और परिणाम के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो गई है। और उस प्रक्रिया यानी कि जो नए एमपीज़ हैं उनका रजिस्ट्रेशन आज होने वाला है। उसकी जानकारी लेंगे हम अपने सहयोगी पवन शर्मा से। वो संसद भवन में इस वक्त मौजूद है। पवन, क्या है जानकारी और ये प्रक्रिया क्या होती है और ये कब से शुरू हो जाएगी? प्रतिबिंब, जो भी नए सांसद हैं उनका स्वागत करने के लिए लोकसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। मेरी मौजूदगी इस वक्त जो है वो ईपीएचए में है, एक्सटेंडेड पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में है। तो एनेक्सी जो बिल्डिंग है जो उसी में ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। जो नए संसद चुनकर आते हैं वो यहाँ पहुंचते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलती है और इसके लिए लोकसभा सचिवालय तैयारियां करता है और इस बार भी अच्छी खासी तैयारियां की गई हैं। जहां मैं खड़ा हूं वहां पे ही एमपीज के लिए, न्यू एमपीज हैं, नवनिर्वाचित जो एमपीज हैं उनका वेटिंग लाउंज है, मेरे साथ ही हैं। वहां पे संसद टीवी ने भी व्यवस्था करी है उनसे बातचीत के लिए। वो एक्सक्लूसिव बातचीत भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। प्रक्रिया ऐसी रहती है कि वो मेंबर्स पोर्टल में सभी जो मेंबर्स हैं उनका जो है वो नाम वगैरह और सब ऑनलाइन रजिस्टर किया जाता है। उनके लिए जो आवासीय सुविधा है टेम्पोरेरी, क्योंकि चुन के आए हैं, जो टेम्पोरेरी व्यवस्था है आवास की, उसकी व्यवस्था के लिए यहाँ पे जो है वो डेस्क बनाया गया है, हेल्प डेस्क बनाया गया है। इसके साथ ही उनकी जो चिकित्सा की सुविधा है, फिलहाल की जो चिकित्सा सुविधाएं, क्योंकि दूर दराज के इलाकों से दिल्ली आते हैं सांसद चुनकर, तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। सबसे पहले जो भी नव निर्वाचित जो सदस्य हैं वो यहाँ पहुंचेंगे वेटिंग लाउंज एरिया में। उसके बाद 20 जो है ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जहां पे मतलब एट ए टाइम जो है 20 एमपीज की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो सकती है। इसके लिए लोकसभा सचिवालय ने अच्छे इंतजाम किए हैं। लगभग 70 अधिकारी और कर्मचारी है उनको नियुक्त किया गया है इसी काम के लिए। और ये प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहेगी, 9 जून तक चलती रहेगी ये प्रक्रिया। और इसके साथ ही प्रतिबिंब क्या आता है, क्योंकि देश के अलग अलग इलाकों से कुछ रेल के माध्यम से और कुछ एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से एयरपोर्ट पे सांसद पहुंचते हैं, तो एयरपोर्ट पर भी और जो रेलवे स्टेशन पर भी वहां पे पिछले कल से 2 बजे से ये सुविधाएं मौजूद है। वहां पे काउंटर लगाए हैं विशेष तौर पे, वहां पे हेल्प डेस्क हैं और वो सारे जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनकी मदद के लिए बनाए गए हैं। एयरपोर्ट पे ये सुविधा जो है वो सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक रहती है, वहां पे रहेगी। 9 जून तक ये व्यवस्था रहेगी, 5 जून से 9 जून तक। और इसके साथ ही जो ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है जो कि एनेक्सी बिल्डिंग में यहाँ पे है, वो भी सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ये सुविधा रहेगी। और जो आवासीय सांसदों की चीजें रहती है वो डेस्क जो है 24/7 काम करता है। और इसके साथ भी जो चिकित्सा वाला जो डेस्क है वो भी 24/7 काम करता है। तो ये
ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है सभी न्यू एमपीज हैं उसमें होता क्या है कि जो एमपीज पोर्टल है उनके लिए उनका फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, उनकी डिटेल भरी जाती है, क्योंकि वो जो चुनाव का उनका पत्र होता है उसको लेकर सबमिशन होती है यहाँ पे, और उसके बाद उनकी डिटेल भरी जाती है। उसके साथ ही जो सीजीएच की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, उनसे रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन होता है। अब आवास, क्योंकि लोकसभा की आवास समिति अलॉट करती है तो टेम्पोरेरी उससे पहले व्यवस्था की जाती है ठहरने की उनकी। यहाँ पे वेस्टर्न कोर्ट है, वहां पे व्यवस्था होती है, बहुत सारे गेस्ट हाउसेस है गवर्नमेंट के, वहां पे नवनिर्वाचित सदस्यों के ठहरने की व्यवस्था की जाती है। तो ये सारी प्रक्रिया चलती है। तो 18वीं जो लोकसभा है उसका गठन जो है वो प्रक्रिया चल रही है, रिजल्ट आ गए हैं और आज से जो है वो सांसद यहां पहुंचने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली सांसद पहुंच रहे हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए भी लोकसभा सचिवालय है वो पूरी तैयारियां कर चुका है। और साथ ही संसद टीवी भी जो पहली बार यहां सांसद नवनिर्वाचित सांसद पहुंचेंगे, उनमें से बहुत सारे सांसद पहली बार चुनकर आए हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे, उनकी क्या प्राथमिकता है। संसद टीवी अपने दर्शकों के लिए, उनके लिए एक्सक्लूसिव बातचीत वो भी सामने लाएगा। प्रतिबिंब। जी हाँ, वहाँ पर बने रहें और समय समय पर पवन आपके पास आते रहेंगे। अभी तक के अपडेट के लिए और पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीता जी, जब पवन, हम अपने सहयोगी से बात करने से पहले हम दिखा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेडक्वार्टर पर जाकर क्या कुछ कहा। देखा वहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से टारगेट सेट कर दिया और उन्होंने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में हम बड़े फैसले लेंगे, ऐसे फैसले जो नज़ीर बन जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं कर रहे थे, वह इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी संबोधित कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बहुत सारे हो चुके हैं पिछले 10 साल में, बहुत सारे रिफॉर्म्स होने हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऐसे समय में मैसेज देना बहुत ज़रूरी था और दुनिया की निगाह भी उनके इस भाषण पर टिकी हुई थी। तो वह उन्होंने सिर्फ देश को संबोधित नहीं किया, उन्होंने सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मैसेज दिया है कि हम किसी भी मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो कदम हमने पिछले 10 सालों में उठाए हैं वह रफ्तार और वह कदम जारी रहेंगे। ये एक बड़ा मैसेज दिया। जी, बड़ा मैसेज दिया। और हम बता दें आपको कि अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए या उस स्थिति में पहुंचने के लिए बधाई दी है। वो बधाई संदेश भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और समय मिलता है तो हम क्या संदेश दिया है विश्व कम्युनिटी ने या अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों ने, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। जैसा कि अजय जी ने बताया, हाँ, कि ये संदेश केवल कार्यकर्ताओं के लिए नहीं था, ये देशवासियों के लिए था और विश्व समुदाय के लिए था। निश्चित रूप से ये देशवासियों के लिए संदेश था। जहाँ तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, देश भर के कार्यकर्ताओं के लिए भी था। पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये लग रहा था कि पार्टी कहीं न कहीं थोड़ी पिछड़ गई है 30-32 सीटों से, और जो एक तरह का हाइप क्रिएट किया गया था एग्जिट पोल के द्वारा कि अब की बार 400 पार। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो टारगेट था वह पार्टी ने फिक्स किया था और दी गई परिस्थितियों में, दिए गए तमाम प्रकार के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स के अंतर्गत पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। विशेष करके दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, बहुत सारे ऐसे, राजस्थान में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है कुछ हद तक, हरियाणा आप में जब बोल रहे हैं कि गुजरात आपके में साथ विंडो में वो सारे संदेश चल रहे हैं जिसका जिक्र अभी तो मुझे लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह बताना भी जरूरी है। हाँ, जैसे ये चल रहा है तमाम संदेश कि कौन कौन से लोग, किन किन राष्ट्राध्यक्षों ने, राजपक्षा ने जी संदेश दिया है, तैरिंग तोगबे ने भी संदेश दिया है, तमाम अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने शुभकामना दी है, बधाई दी है और ये भी कहा है कि एक रिकॉर्ड कायम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से और तीसरे बार लगातार विजय हासिल करके। और एक जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 1962 के बाद पहली बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि किसी दल या किसी गठबंधन ने लगातार विजय हासिल की हो लोकसभा चुनाव में और तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में है। देखिए, ये वैसे समय पे प्रतिबिंब जी सरकार बन रही है तीसरी बार, जब पूरे विश्व में एक तरह से अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। आप किसी भी देश को उठाकर देखिए, पड़ोसी देशों मुल्कों को देखिए, वहाँ भी अस्थिरता का वातावरण है। श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, और इसी प्रकार का वातावरण लगभग अमेरिका में भी है, वहाँ भी चुनाव होने वाले हैं।
बाइडेन की भी जो सत्ता में वापसी हुई है उसके बाद पता नहीं कि दोबारा वापसी होगी कि नहीं। तो इस प्रकार के तमाम वातावरण के बीच में जब स्थिरता का वातावरण है, युद्ध की स्थिति है, अलग अलग देश एक दूसरे के साथ युद्ध में हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार मजबूती के साथ वापस आना, मैं कहूँगा मजबूती ही है। लगभग 292 सीटें हैं, 294 हो गई हैं, 294 सीटें हैं, तो वो मजबूती ही है। और ऐसे में एक मजबूत सरकार हमारे सामने आ रही है। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर निर्णय हो चुका है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य पिछले 10 वर्षों में हुए हैं। देश की गरीबी लगातार कम हुई है, 25 लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए हैं, सिर्फ 9.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से अब नीचे हैं 142 करोड़ लोगों में से। बहुत सारे और कार्य करने हैं, परंतु कुछ अन्य रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है। वह आर्थिक क्षेत्र में भी है। 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो उस समय देश विश्व की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज के दिन में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में नंबर 1 पे है। और आने वाले 2 वर्षों में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। जी हाँ, और ये संदेश जो है प्रधानमंत्री ने संबोधित तो किया था अपने कार्यकर्ताओं को और कहीं ना कहीं देशवासी को, लेकिन यहाँ पर हमारे दोनों विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि विश्व समुदाय के लिए भी ये एक बड़ा संदेश था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर यह भी कहा कि भारतीय संविधान और सबका साथ सबका विकास के मंत्र में विश्वास की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास के मंत्र की जीत के साथ साथ 140 करोड़ देशवासियों की भी जीत है। साथियों, कुछ ही दिनों में देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाएगा। उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेरणा है कि देव पथ पर अड़ी कैसे रहा जाता है। अपने ध्येय पथ में भी हमारी मेहनत में कोई कमी ना रहे। हम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करते रहे। हमारे जीवन की बहुत बड़ी कसौटी होनी चाहिए। हम सभी मिलकर देश के लिए काम करें। हम देश हित को सर्वोपरि रखें, तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। इसी साल हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार सभी राज्यों के साथ, चाहे वो किसी भी दल की क्यों न हो, मिलकर काम करेगी। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। ये राष्ट्र नीति के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। विकसित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने हैं। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम फैसले भी लेने हैं। 6 दशक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है। 6 दशक बाद किसी गठबंधन को, एनडीए को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। जनता जनार्दन के साथ विश्वास का ये अटूट रिश्ता, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। आपका आशीर्वाद नए उत्साह, नए उमंग के साथ काम करने की हमारी ऊर्जा है। मैं हमारे अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी और संगठन की केंद्र की टीम, संगठन की राज्यों की टीम,
जिले की टीम, मंडल की टीम, बूथ लेवल की कमेटी हो या पन्ना प्रमुख, नड्डा जी के नेतृत्व में अनेक चुनौतियों के बीच जिस हिम्मत के साथ, जिस समर्पण भाव से राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एनडीए को विजय दिलाई है, वे सबके सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आज देशवासियों ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है, एनडीए पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं 140 करोड़ देशवासियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे एनडीए के सभी साथियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं इस देश के महान लोकतंत्र को, महान संविधान को फिर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ने निर्वाचन आयोग का भी धन्यवाद किया कि इतने जो है थका देने वाले जो है चुनाव जो है बहुत ही सफलता के साथ उन्होंने करवाए, क्योंकि इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी ये चुनाव की प्रक्रिया, क्योंकि विविधता भरा देश है, बड़ा देश है। हमारे लोकसभा चुनाव से थोड़ा पहले हमारे लोकसभा चुनाव के साथ और उसके बाद भी बहुत सारे चुनाव मिलाकर तकरीबन 50 देशों में चुनाव हो रहे हैं। तो क्या उन 50 देशों के लिए हमारा ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव एक उदाहरण किस तौर पर सामने आया है? प्रतिबिंब जी, सबसे अच्छी बात, बड़ी बात ये हुई है कि जो आज तक पिछले 10-15 सालों से चुनाव आयोग पर आरोप लगते थे, ईवीएम पर आरोप लगते थे, वो अब आरोप नहीं लगेंगे। कम से कम देश की प्रतिष्ठा इस संवैधानिक संस्था की तो बन गई दोबारा से, वो एक खड़ी हो गई और वे इंटरनेशनल लेवल पर अब ये नहीं कह सकेंगे कि चुनाव में धांधली हो गई, ईवीएम बदल दी, ये सब कर दी। वो कम से कम जो है देश की प्रतिष्ठा चुनाव आयोग की बन गई इस चुनाव के रिजल्ट से। तो एक संतुष्टि का भाव भी देख रहे थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे थे खड़गे साहब। हाँ, बड़ा संतुष्ट नजर आ रहे थे। नेचुरली संतोष होने की वाली बात है, क्योंकि 2014 में जो 42 थे उससे डबल से भी ज़्यादा हो गए और लगभग उन्होंने तीसरे वो उसका आंकड़ा जो है छू लिया, 3rd डिजिट का। 99 सफिशिएंट है। और मेरे ख्याल 10 साल के बाद, क्योंकि पहली बार विपक्ष का नेता होगा, पहले तो हम पिछले 2 चुनावों में 10 साल तक विपक्ष का नेता भी जो विधिवत जो संविधान के मुताबिक है कि 10% होना चाहिए, संसद लोकसभा की पूरी संख्या का 10% होना चाहिए, तो 10% किसी भी पार्टी को नहीं मिला था, वो होगा। दूसरा, अब जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं संसद की ओर से बनाई गई है जिसमें विपक्ष का नेता होता है, तो विधिवत विपक्ष का नेता अब होगा उन संस्थाओं के अंदर, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन के बाकी सदस्य हों, या फिर सूचना आयोग हो, या और भी जितनी भी संस्थाएं हैं, तो उन संस्थाओं के अंदर भी अब विपक्ष की भागीदारी संवैधानिक तौर पर होगी। क्या यही एक वजह भी काफ़ी बड़ी है विपक्ष के लिए कि लोकसभा के भीतर उनका नेता होगा और अलग अलग जो है जो विभिन्न, मुझे लग रहा है कि बहुत पहले से चुनाव आयोग के खिलाफ एक प्रकार का अविश्वास का वातावरण बनाया जा रहा था और पूरे देश में एक नैरेटिव था। अब परसों के शाम को याद कीजिए। हाँ, परसों के शाम भारतीय चुनाव के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाम था। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि कहां कहां से किन किन लोगों ने किससे बात की है कि असामाजिक तत्वों को एकजुट कराया जाए। जो जनता है वो कार्यालय में बैठे, कार्यकर्ता कार्यालय में बैठे, कभी भी इस प्रकार का हो सकता है कि चुनाव में हेराफेरी हो सकती है। यह पूरा का पूरा एक नैरेटिव और इस प्रकार का वातावरण बनाया गया कि अगर विपक्ष हारता है और रिजल्ट वही होता है जो कि एग्जिट पोल और इत्यादि में आ रहा था, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ब्लैकलिस्ट की पूरी संभावना थी। परंतु पहले भी चुनाव इसी प्रकार से पारदर्शी तरीके से होता था, निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि इस जीत के बाद, चूंकि ये विन विन सिचुएशन है, एक फेमस व्हाट्सएप चल रहा था कि सारे जीते हुए हैं, सब कोई खुश हैं, और चुनाव आयोग इसलिए खुश है कि आज के दिन में चुनाव आयोग के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता है। और कोई आरोप भी मुझे लगता है किसी ने नहीं लगाया, नहीं लगाएगा, कैसे लगाएगा? कोई आरोप लगाने का कहीं पे
अब चुनाव आयोग को सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित किया गया, एक तो निष्पक्ष चुनाव कराना, सिर्फ 39 पोलिंग बूथ्स ऐसे थे जहां पे रिपोल हुआ, पहली जो बार अपने आप में इतने रिकॉर्ड है। 1952 के बाद से अभी तक का रिकॉर्ड है। हम हमेशा देखते थे कि बैलेट बॉक्स जो है वो लूट लिए जाते थे, हिंसा होती थी, चुनाव के प्रत्येक फेज में 10 से 20 लोग की जान जाती थी। उस दिन बड़े पैमाने पे हिंसा होती थी। लेकिन मैं तो शाबाशी दूंगा और बधाई दूंगा चुनाव आयोग को और मुख्य चुनाव आयुक्त को कि जिस तरह से उन्होंने चुनाव कराया, शांतिपूर्ण तरीके से कराया, पीसफुल तरीके से कराया, और जितनी गर्मी में कराया, मुझे लग रहा है कि 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर उत्तर प्रदेश और बिहार में जरूर होगा दिन के समय में, 44 के आसपास था तो। और इसमें बहुत सारे चुनाव कर्मियों की जान गई, 2 की जान बक्सर में ही गई है। इस तरह चुनाव से आयोग ने बहुत अपनी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा को कायम किया और स्थापित किया। और अब आप देखिए प्रतिबिंब जी, काउंटिंग से एक दिन पहले विपक्ष का जो प्रतिनिधिमंडल मिला चुनाव आयोग को, और उन्होंने जितनी भी मांगे की सारी की सारी मांगे सब मान ली। तो इससे भी एक जो विश्वास बहाल हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि वो सीधे कार्यालय पहुंचे, वहां पर कार्यालय जाकर जनादेश के कई पहलुओं का जिक्र किया, और उन्होंने ये भी कहा कि 1962 के बाद ये पहली बार है कि कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी है। उन्होंने उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और में जिस तरीके से भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है उसका जिक्र किया। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया है। उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कही। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है। केरल में भी भाजपा ने 1 सीट पहली बार लोकसभा की जीती है, और उन्होंने कहा कि केरल में हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं, और उन बलिदानों के बाद ये अवसर आया है कि भाजपा का लोकसभा में केरल के भीतर खाता खुला है। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है, और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे, और पीढ़ियों से
मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया, वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगाना में हमारी संख्या दोगुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। संजीव जी, क्या अगर विपक्ष की बात करें तो वो इस बात से ही खुश है कि वो लड़ने की स्थिति में तो नजर आया, क्योंकि अगर टैली देखें तो 233 30 दल मिलकर 30 दल भी मिलकर भाजपा के बराबर नहीं है। भाजपा के बराबर भी और नहीं दूसरी बात मैं ये बताऊं कि ये जो आप इंडी गठबंधन लिख तो रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ी हैं, जैसे टीएमसी एक बड़ा दल है और मुझे लग रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है इंडी गठबंधन में। और उस थर्ड लार्जेस्ट पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ भी, सीपीएम के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है, वो भी इसमें शामिल है। अर्थात ये कंट्राडिक्शन है। तो उनके जो नंबर हैं लगभग 22 के आसपास नंबर हैं उनके। किनका? 29 के आसपास नंबर है। 29 नंबर उनका है, टीएमसी का। इसी तरह से आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 सीटें हैं, आपकी 3 सीटें हैं। तो ये सब आपस में लड़ते रहे, फिर भी ये इंडी गठबंधन के हैं। क्योंकि ये क्या है, इंडी गठबंधन को देखा जाए तो एक प्रकार का अपॉर्चुनिस्ट गठबंधन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य था किसी प्रकार से एनडीए सरकार को सत्ता से दूर करना, जो वो नहीं कर पाए। और इन 30 दलों को अगर एक साथ देख लिया जाए तो 233 सीटों को भी देख लिया जाए, फिर भी भाजपा की सीटें इनसे ज़्यादा है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा डिफर करता हूँ, क्योंकि अंदरूनी राजनीति को बीच में चुनावों के दौरान देखने का मौका मिला। ये स्ट्रेटजिकल हुआ। 75 सीटें केरला, पश्चिम बंगाल और पंजाब, स्ट्रेटजिकली इन्होंने अलग अलग लड़ी। अगर केरल में इनका गठबंधन होता तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली है, कम से कम 3 मिलती अगर इनका गठबंधन हो जाता तो। इसी तरह बंगाल में अगर ममता बनर्जी इनके साथ सीटें दे देती तो भाजपा की सीटें वहां बढ़ जाती। पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी का और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का गठबंधन हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहां भी बढ़ती। तो इन तीनों राज्यों में स्ट्रेटजिकली उन्होंने ये 75 सीटें छोड़ दी गठबंधन से बाहर, ताकि भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों राज्यों में हराया जा सके और उसमें वो कामयाब रहें। उसके बावजूद भी देख लें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश ने तो कमाल ही कर दिया। एक चीज और प्रतिबिंब जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज, ये जो सेना में भर्ती वाली है योजना, अग्निवीर 4 साल वाली अग्निवीर, इसको लोगों ने अडॉप्ट किया या नहीं अडॉप्ट किया, यह तय करता है उत्तराखंड का पौड़ी इलाका, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा सेना की भर्ती होती है और वहां सबसे ज्यादा विरोध था। पौड़ी सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, मतलब उस एजेंडे को एक्सेप्ट नहीं किया वहां के लोगों ने। अगर इस तरीके से देखें तो फिर राजस्थान की स्थिति पर भी नजर डालनी पड़ेगी, उस पूरी बेल्ट पर, झुंझुनू, चूरू, इस पर भी नजर डालनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि
कुछ राज्य तो ऐसे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में भी एक ही सीट है, उड़ीसा में तो है ही नहीं कोई इनकी सीट है। सूपड़ा साफ हो गया है, उसके बावजूद भी इस तरीके से जो है अपने को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है विपक्ष की, जैसे उसने मोर्चा मार लिया हो और चुनाव जीत लिया हो। देखिए, इस चुनाव का सबसे बड़ा जो परिणाम, जिसकी परिभाषा हम कर सकते हैं कि विपक्ष भी जीता है और सरकार भी जीती है, तो इसलिए जश्न का तो दोनों को हक है, क्योंकि विपक्ष ने भी जो पिछले 10 साल का जो उनकी स्थिति थी उससे उबर करके सामने आया है, और इस बार बहुत ही मजबूत विपक्ष होगा। 18वीं लोकसभा में जो पिछले 10 साल से मजबूत विपक्ष नहीं था, वह मजबूत विपक्ष होगा। सरकार को पग पग पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए विपक्ष का खुश होना भी स्वाभाविक है। और 99 तक कांग्रेस चली गई। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की रिवाइवल की शुरुआत है। इसे ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस की रिवाइवल की शुरुआत नहीं। और इसमें इसके पीछे सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी की 2 यात्राएं। गुजरात में जब चुनाव हुआ था, इससे पहले वाला विधानसभा चुनाव हुआ था, तब भी बहुत नेक टू नेक फाइट थी और ये माना जा रहा था कि संभवतः वापसी हो जाएगी कांग्रेस की, और या फिर गुजरात में बीजेपी का भविष्य जो है अब उतना उज्जवल नहीं है जितना रहा करता है। फिर वापसी हुई बीजेपी ने। और स्टेट से तो आप कंपैरिजन लोकसभा को नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी की जो 2 यात्राएं हुई, उसमें भारत कांग्रेस का जो संगठन एकदम लुंज पुंज हो गया था, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, वो थोड़ा सा खड़ा हुआ और उसका उनको थोड़ा लाभ हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण ये, तो ये लाभ मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? मध्य प्रदेश में भी उनकी यात्रा गई थी, बहुत समय दिया था। नहीं, एक सीट का तो लाभ हो जाता, जहां जो सीट उनकी परंपरागत तौर पर जो है महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, माना जाता है कि वो तो कांग्रेस जीतेगी, वो भी हार गए। देखिए, जहां कांग्रेस और भाजपा से सीधा मुकाबला है, वहां थोड़ी स्थिति अलग रहती है। हाँ, लेकिन तो बाकी जगह पर जो गठबंधन हुए, उसका लाभ कांग्रेस ने पहली बार इतिहास में सबसे कम 328 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसका वोट परसेंटेज भी बढ़ा। मुझे लग रहा है कि इसका इतना करने के बावजूद भी कांग्रेस तिहाई के अंक में नहीं पहुंच पाई है, अभी भी 100 से नीचे है। और ये कांग्रेस के इतिहास में मुझे लग रहा है तीसरी बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस 100 से नीचे है। तीसरी बार लगातार हुआ है, इसलिए कांग्रेस को जश्न मनाने की आवश्यकता नहीं है। ये हैट्रिक हुआ है जब कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस 100 से नीचे है और लगातार 3 बार नीचे है। पहली बार 42, दूसरी बार 52 और तीसरी बार 99। 6 दशक से तो कोई तीसरी बार जो चुनाव जीता ही नहीं है। एक समय ऐसा था कि कांग्रेस का इंडियन पार्टी सिस्टम को कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी सिस्टम है, बिकॉज द कांग्रेस वाज द ओनली डोमिनेटिंग पार्टी एंड द डोमिनेंट पार्टी इन द इंडियन पॉलिटी। तो ऐसा भी समय रहा जब बाकी विपक्ष नहीं रहा है। जी। और आपने उत्तराखंड का जिक्र किया, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की भी बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में सरकार बनाई थी और वहाँ पर सूपड़ा साफ हो गया, और हिमाचल प्रदेश से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती होते हैं। पूरे गांव के गांव ऐसे हैं जो सेना में जाया करते हैं। वहाँ पर भी अग्निवीर का कोई जो है उस तरीके का असर नहीं हुआ जिस तरीके का बताया जाता है, वो भी एक बड़ी बात है। देखिए, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि कांग्रेस जो अपने लीडर्स हैं उनको भी संभाल के नहीं रख पा रही है। पिछले कई दिनों में आपने देखा, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस छोड़ दी। दिल्ली के जितने प्रमुख नेतृत्व था कांग्रेस का, मुझे लग रहा है अजय माकन जी को छोड़ के उन्होंने धीरे धीरे कांग्रेस छोड़ दिया। यही कमोबेश स्थिति कांग्रेस के साथ प्रत्येक राज्य में है। उत्तर प्रदेश के कई एक बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ दिया, वो भाजपा के प्रमुख नेता के रूप में उभर के आए हैं। यही स्थिति रही है आसाम में भी। तो कांग्रेस के जो स्टॉलवर्ड्स रहे हैं, उन्होंने देखा कि इस पार्टी में जो इस पार्टी की आइडियोलॉजी अब बदलते जा रही है, जो अब पार्टी का विचार है उसमें जो परिवर्तन हुआ है, जो पार्टी जिस राष्ट्र प्रेम के लिए जानी जाती है उसमें परिवर्तन हुआ है, तो उनके विचारधारा के साथ वह मेल नहीं खा रहा। नेतृत्व में देख रहे हैं कि किस प्रकार से नेतृत्व जो है वह स्थिरता की तरफ है। वह कोई नया इनिशिएटिव नहीं करना चाहती, जनता की बात नहीं करना चाहती, वह सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना चाहती है। ऐसी स्थिति में उनको घोर निराशा हाथ लगी है और इस कारण से उन्होंने दूसरी जगहों पे अपना स्थान देखा है। यानी रीजनल कंधे, जहाँ रीजनल पार्टियों के कंधे मिल गए हैं वहां तो थोड़ा सा प्रदर्शन में सुधार आया है, लेकिन जहाँ सीधी लड़ाई है बीजेपी के साथ वहां पर कोई परिवर्तन नहीं आया। नहीं, राजस्थान और हरियाणा में वहां भी आया है जी। तो राजस्थान हरियाणा दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। आमने सामने की टक्कर थी जी जी इन दोनों राज्यों में। जी, इन राज्यों की भी बात करेंगे, कुछ अन्य राज्यों की भी बात करेंगे, लेकिन हम बता दें कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब हेडक्वार्टर पहुंचे बीजेपी के, तो उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां वहां पर गिनवाई। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए हमें जनादेश दिया था, और वो समय था जब देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। हमें फ्रजाइल 5 जैसे शब्दों से नवाजा जाता था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन घोटालों से भरी रहती थी और देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर आशंकित रहती थी। तब देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था, और हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया, और ये काम 2019 में जारी था, 2024 में और तेज गति से जारी रहेगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। बात करें अजय जी, करप्शन लगातार चुनावी भाषणों का भी मुख्य बिंदु था प्रधानमंत्री का। अब चुनाव संपन्न हो गए हैं, परिणाम आ गए हैं। परिणाम आने के पश्चात भी प्रधानमंत्री का जोर करप्शन पर कार्रवाई करने को लेकर है, और उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई की है वो की है, लेकिन अब अपने इस कार्यकाल में ये कार्रवाई और भी तेज हो जाएगी। देखिए, पिछले 10 सालों में और खासकर इन चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 2-3 बड़े मुद्दों पर जोर दिया, वो तो परिवारवाद की राजनीति पर उनका हमला और भ्रष्टाचार पर उनका हमला, और इन दोनों को उन्होंने जोड़ा कि जो परिवारवाद में है वो भ्रष्टाचार में भी है, और वह काफ़ी हद तक सत्य भी था। उन्होंने उदाहरणों के साथ दिया, चार्जशीटर्स जो लोग हैं उनको लेकर के किया। तो अब ये जो गठबंधन हुआ वह भी परिवारवाद का गठबंधन एक तरह से हुआ था, और भ्रष्टाचारियों का जो सारे आरोपित हैं उनका एक गठबंधन हुआ था। तो प्रधानमंत्री का ये इस समय कहना, जबकि नतीजे आए हैं और तलवार की नोक पर हैं, और क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि शरद पवार कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू को साथ ले जाएं, नीतीश कुमार को साथ ले जाएं। हालांकि शरद पवार ने यह खंडन भी कर दिया है कल रात को कि मैंने ऐसा किसी से बात नहीं की है। तो इस तरह की कोशिशें भी हो रही हैं कि अस्थिर किया जाए एनडीए को, एनडीए सरकार न बन सके, अगर बन सके तो बने तो फिर लंबा समय न चले। ऐसे समय पर प्रधानमंत्री का कमिटमेंट कि हम पीछे नहीं हटेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की है वह जारी रहेगी, ये एक बड़ा संदेश है। जी, एक संदेश क्या आम आदमी पार्टी के लिए भी है? जिस तरीके से उनके बड़े नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के एक मामले में एक तरीके से पैरोल पर आए थे चुनाव प्रचार के लिए, उसके बाद चुनाव प्रचार समाप्त होते ही फिर से अंदर चले गए हैं। अब क्या हम एक विशेष कार्यक्रम में लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, और विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं बुद्ध जयंती पार्क, और वहां पर वो वृक्षारोपण कर रहे हैं। और ये वृक्षारोपण भी बहुत विशेष है, ये पीपल का वृक्ष है, और प्रधानमंत्री पर्यावरण अनुकूलता पर हमेशा से ध्यान देते हैं। और पीपल एक ऐसा वृक्ष होता है जो दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन जो है वो देता है, इसलिए ये विशेष वृक्ष है, विशेष दिन है, विशेष अवसर है। और इस विशेष अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस के इस विशिष्ट अवसर पर प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण किया है। संजीव जी, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम तो उसी तरीके से जारी हैं। उस पर एक टिप्पणी, उसके बाद जो विषय मैंने छेड़ा था कि एक बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पूरी मेजॉरिटी हासिल की है, अपने नेतृत्व में हासिल की है, एनडीए के द्वारा हासिल की है, और उन्होंने इसकी बधाई भी अपने कार्यकर्ताओं को, देशवासियों को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कल दे दिया है।
तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री और तेज़ी से काम करने वाले हैं, बिना रुके हुए काम करने वाले हैं। जहाँ तक दिल्ली की आपने बात बताई, तो दिल्ली का पूरा चुनाव आम आदमी पार्टी की तरफ से एक रेफरेंडम के रूप में लड़ा गया था कि जेल का जवाब वोट से। आपको ध्यान होगा वो जो उनका 2 लाइन का था। तो जनता ने जेल का जवाब वोट से दिया है। जनता ने ये कहा है कि तुम्हें जेल ही चाहिए था, गलती से आप गद्दी पे आ गए थे। ये जनता को, दिल्ली की जनता को जेल ही चाहिए था। और आज पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री भी होते, उपराज्यपाल हैं। अगर वो इस तरह जो उन्होंने सारा जिस प्रकार के वायदे करके के दिल्ली में सत्ता हासिल की और उसके बाद जिस प्रकार भ्रष्टाचार के एक से एक नए किस्से खुलते चले गए, तो ये दिल्ली को निराश किया है। दिल्ली की जनता ने उसका जवाब दे दिया है। नहीं, वो एक अपने भाषण में एक बात कहा करते थे कि अगर फलाना भ्रष्टाचार करता है तो वो मेरा सगा नहीं है, वो जेल में होगा। वो धिंकाना है, वो भ्रष्टाचार करता है तो वो जेल में होगा। मैं भी किसी का सगा नहीं हूँ, मैं भी भ्रष्टाचार करता हूँ तो जेल में होगा। तो ये रेफरेंडम की जो बात की जा रही है, तो क्या जनता ने मोहर लगा दिया है कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो? न सिर्फ दिल्ली की जनता ने प्रतिबिंब जी मुहर लगाया है, पंजाब की जनता ने भी मुहर लगाया। पंजाब, हरियाणा और गुजरात की जनता ने भी लगाया। तीनों ने मुहर लगा दिया है कि भैया आपको जेल ही चाहिए था और यह जो जेल आपको मिला है वो उचित मिला है और ठीक न्याय संगत है। जनता ने तो अपना निर्णय स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल जी को सुना दिया। ये सहयोग भी अजीब सा था, पंजाब में नहीं, यहाँ पर हाँ। और इसके बावजूद भी कि यहाँ पे कांग्रेस का जो वोट बैंक था, क्योंकि कांग्रेस को पिछली बार यहाँ जो वोट शेयर मिला था वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा था। उस वोट शेयर को खाने के बाद भी वह कहीं भी कंटेस्ट में नहीं आ पाए और एक भी राउंड में उनके कोई कैंडिडेट आगे नहीं बढ़ पाए। एक ही चांदनी चौक से कांग्रेस के कैंडिडेट जो अग्रवाल साहब थे, जयप्रकाश जी थे, वो कुछ राउंड तक आगे थे, आगे पीछे होता रहा। उसमें थोड़ा सा दिल्ली ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। कांग्रेस की विचारधारा में जो परिवर्तन आ रहा है, लगातार लेफ्ट की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस। कांग्रेस हमेशा सेंट्रलिस्ट रही है, ना राइटिस्ट ना लेफ्टिस्ट, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल लेफ्टिस्ट होती जा रही थी। तो दिल्ली में कन्हैया की हार एक बड़ा मैसेज कांग्रेस के लिए है कि अगर वो इस रास्ते पर जाएगी तो उसका नुकसान होगा। नॉर्थ ईस्ट की सीट, हाँ, नॉर्थ ईस्ट की सीट में तो एक रिपोर्ट ये भी है और मेरी कुछ मित्रों से बात भी हुई है जो है परंपरागत रूप से जो है कांग्रेस के सपोर्टर रहे हैं। वहाँ पर कांग्रेस का सपोर्ट भी नहीं मिला है कन्हैया कुमार को। उसकी वजह ये है कि वो बहुत ही संवेदनशील इलाका है। आपको पता होगा पिछले 2 साल पहले वहाँ पर 2020 में वहाँ पर बहुत भयंकर रॉयट्स हुए थे और उनको था कि अगर ऐसी स्थिति भविष्य में कभी होती है तो उनके उम्मीदवार जो हैं वो उनके साथ खड़े नजर आएंगे, जो दंगाई है हमें बचाने नहीं आएंगे। इसलिए वो एक बहुत बड़ा विषय था। प्रतिबिंब जी, आपने तो एक सीट की बात की है, मेरे पास तो यही रिपोर्ट है कि दिल्ली की कांग्रेसियों ने अपने उम्मीदवारों को सभी को हराने की कोशिश की क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ थे। हाँ, ये स्पष्ट रूप से बात है। और भले ही जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा हो कि अरविंदर सिंह लवली जो है गठबंधन बनवाने में उनकी बहुत प्रमुख भूमिका रही, लेकिन उन्होंने भी पार्टी जो है इसी वजह से छोड़ी। उनकी भूमिका कतई नहीं थी, ना अजय माकन की थी। अजय माकन और लवली ये दोनों तो पक्की तरह विरोध में थे और पंजाब कांग्रेस के नेताओं को अजय माकन ने अपने साथ लिया था कि गठबंधन का विरोध करो। तो ये इनकी बल्कि बैठक भी हुई थी एक। जी संजीव जी, अगर बात करें, एक संकल्प लिया था प्रधानमंत्री ने चुनाव की घोषणा से ठीक पहले और उन्होंने 2047 का एक टारगेट सेट किया है विकसित भारत का। और विकसित भारत का जिक्र एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने अपने कल के उद्बोधन में भी किया है। क्या इन परिणामों का असर उनके उस संकल्प पर होगा? देखिए, विपक्ष का यह प्रयास है कि किसी प्रकार से एक कमजोर सरकार बने, जो नाजुक सरकार हो और जिसको समय से पूर्व ही गिराया जा सके। अगर ऐसी स्थिति रहती है जब अस्थिरता का वातावरण रहेगा तो इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि इसके पहले भी 1999 से लेकर 89 से लेकर 2024 तक, 89 से लेकर 24 तक 25 वर्षों तक इस प्रकार का अस्थिरता का वातावरण था और सोने को गिरवी रखना पड़ा था बैंक ऑफ इंग्लैंड में। इस स्थिर सरकार ने अभी इसको सोने को भारत वापस लेके आई है। तो इस अस्थिरता के वातावरण में यह न सिर्फ विपक्षी दल चाह रहे हैं
बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक वेस्टेड इंटरेस्ट के कुछ लोग हैं, जो एजेंसीज हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, वो भी काम कर रहे हैं इसमें कि भारत में किसी प्रकार का अस्थिरता का वातावरण रहे। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी का रिजॉल्व है और जो उनकी सोच है और जो उनका कार्य करने का तरीका है, मुझे लग रहा है कि सत्ता में आने के बाद वो दुगनी गति से काम करेंगे और उसी प्रकार से काम करेंगे जैसे पहले करते थे। वही रिफॉर्म लाएंगे जिन रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, और जनता जो इस प्रकार की साजिश है उसको दूर करेगी और देश निश्चित रूप से 2047 के पहले विकसित भारत। जहाँ से हमने प्रतिबिंब जी बात शुरू की थी और संजीव जी उस जगह पर लेकर के हमको वापस आए हैं। बात शुरू की थी, मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी का भाजपा मुख्यालय पर जो संबोधन था वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी था, और संजीव जी ने ये कहा कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कुछ ताकतें भारत को कमज़ोर करना चाहती थी, और इस चुनाव में बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय ऐसी एजेंसियां लगी हुई थी जो चाहती थी कि एनडीए वापस ना आए। एनडीए वापस आई है, तो इसलिए ये जो मैसेज मैंने कहा कि मोदी जी ने वहाँ पर दिया है, उन ताकतों को भी दिया है जो भारत को कमज़ोर करना चाहती थी। वे नहीं चाहती कि भारत रशिया और अमेरिका के सामने या चाइना के सामने आकर के एक बड़ी ताकत के रूप में खड़ा हो। उसको रोकने की पूरी कोशिश की गई, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग भी हुई, सब कुछ हुआ ताकि एनडीए दोबारा सत्ता में ना आए, सरकार बने तो अस्थिर बने। काफ़ी हद तक तो वो कामयाब भी हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त मैसेज दिया है कि हम इन चीज़ों की परवाह नहीं करने वाले, हम जिस रास्ते पर चले हैं उसी रास्ते पर चलेंगे, विकसित भारत होगा, हम उस रास्ते में बिल्कुल अड़चन पैदा नहीं होने देंगे। जी हाँ, और अगर जैसा प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से संकल्प दोहराया है इन सब बिंदुओं पर, अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, देशवासियों के लिए भी अच्छा है और पूरे देश के लिए भी अच्छा है। हम लोग तो यही चाहेंगे कि उनके संकल्प सब सिद्ध हों और भारत जो है समय से पूर्व ही विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भी आ जाए। अजय जी आपने समय निकाला और संजीव जी आपने समय निकाला, बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तीसरी बार एनडीए सरकार, इस विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।